हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट थ्योरम है हमारी पेज नंबर 30 पे। थ्योरम नंबर 1.2 क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट? द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटीग्रल x1 टू x2 f of x y y dash dx to be an extremum is डेल्टा इंटीग्रल x1 टू x2 f of x y y dash dx बराबर 0। मतलब हमें एक इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रल x1 टू x2 f of x y y dash dx। मतलब मान लो ये i है, तो इस i के इस फंक्शनल की एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी है डेल्टा, और ये आई ही है, मतलब डेल्टा आई बराबर 0 हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस थ्योरम को सॉल्व हम। तो ये है ना हमारे पास स्टेटमेंट, प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इंटीग्रल आई बराबर इंटीग्रल x1 टू x2 f of x y y dash dx टू बी एन एक्सट्रीमम इज दैट डेल्टा आई बराबर डेल्टा i की वैल्यू x1 टू x2 f of x y y dash dx बराबर 0। मतलब इस i की एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो डेल्टा i बराबर 0, डेल्टा i की वैल्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हमारे पास जो i है इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए हमें ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी है। तो अगर हम मान लें कि i में छोटा सा एक वेरिएशन है, मतलब i में अगर हम छोटा सा चेंज कर दें तो i की जगह हम i प्लस डेल्टा i लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ पढ़ते थे हम डिफरेंशिएशन में, वही चीज है देखा जाए तो। अगर i में हम छोटी सी चेंजेस कर दें, मतलब i में हम छोटा सा वेरिएशन मान लें कि वो डेल्टा i है, i में अगर वेरिएशन हमने मान लिया कि डेल्टा i है, तो डेल्टा i के लिए हम क्या कर रहे हैं, i में y की जगह हम y बार रिप्लेस कर रहे हैं। जहां भी i में y है वहां y बार रिप्लेस कर दें, और y बार x हम मान लें yx प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा x, जो हमेशा हम मानते हैं आइलर्स इक्वेशन में, वो अगर मान लें तो i में जो वेरिएशन है डेल्टा i उसमें क्या चेंजेस आएगी वो देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, गिवन i बराबर ये था हमारे पास yx1 बराबर y1 और yx2 बराबर y2। हमने मान लिया कि डेल्टा i बी द वेरिएशन इन i। डेल्टा i क्या है, i में वेरिएशन है, मतलब i में चेंजेस है, और वो चेंजेस कैसे है, y की जगह हम y बार रिप्लेस करते हैं एज y चेंजेस टू y बार x। मतलब y हम y बार x से रिप्लेस कर देते हैं किसमें, i में, तो डेल्टा i वेरिएशन हो जाता है। और y बार x की वैल्यू क्या मानी हमने, yx प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा x। एप्सिलॉन यहाँ पर नेग्लिजिबल स्मॉल कांस्टेंट है, और ईटा x क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है x का। और ईटा x के लिए कंडीशन वही ईटा x1 बराबर 0 और ईटा x2 बराबर 0। जैसे हम आइलर थ्योरम में करते हैं सेम वही चीज हमने मानी, बस माना क्या है हमने कि डेल्टा i में वेरिएशन है, और वो वेरिएशन इस टाइप से है कि y में अगर हम चेंजेस करें y बार से, y को मतलब y बार से रिप्लेस कर दे तो y बार की वैल्यू yx प्लस एप्सिलॉन ईटा x है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। तो हम i की जगह i प्लस डेल्टा i कर देते हैं। अगर i की जगह अगर हम i प्लस डेल्टा i करें तो क्या आ जाएगा, i में वेरिएशन इससे पता लगेंगे ना। i की जगह i प्लस डेल्टा i रखें तो y की जगह हम y बार रिप्लेस करेंगे, तो क्या बनेगा, इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x y बार की वैल्यू क्या आएगी, yx प्लस एप्सिलॉन ईटा x। y बार डैश क्या बनेगा इसे, y डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश इंटू dx। तो यही बना। नाउ i प्लस डेल्टा i क्या बन गया, इंटीग्रल x1 टू x2, इसमें y की जगह y बार और y बार की वैल्यू ये पुटअप कर दी, ये आ गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर दे तो डेल्टा i आ जाएगा ना, i प्लस डेल्टा i, और ये i है, दोनों को माइनस कर दे, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट करें तो डेल्टा i आएगा हमारे पास। तो ये इंटीग्रल माइनस ये इंटीग्रल, तो ये बन गया डेल्टा i बराबर इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा x y डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश x माइनस f ऑफ x y y डैश dx। कभी भी इंटीग्रल है हमारे पास और यहाँ पर कोई फंक्शन है, मतलब किसी भी फंक्शन का बाहर इंटीग्रल है, उसके लिए हम टेलर सीरीज लगा सकते हैं। और टेलर सीरीज से उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। टेलर सीरीज से बाय टेलर्स एक्सपेंशन या टेलर सीरीज कुछ भी लिख सकते हैं। तो टेलर सीरीज से हमारे पास f ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा y डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो। इसमें सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं वो लिख देते हैं। f में क्या क्या वेरिएबल है, x y और y डैश, तो f ऑफ x y y डैश। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप लिखेंगे, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स के अलावा जो है वो लिखेंगे। एप्सिलॉन इंटू ईटा है, इंटू उसके साथ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा, पहले तो f ऑफ x y y डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, प्लस इसी टाइप से स्क्वायर वाली टर्म्स करेंगे, इसी टाइप से एप्सिलॉन की क्यूब वाली,
ये टर्म लिखते जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। फिर हम इनका स्क्वायर लेते जाएंगे, तो वही लिखा है टर्म्स इन्वॉल्विंग एप्सिलॉन स्क्वायर एंड हायर पावर्स, ये लिख दिया। तो डेल्टा आई में हमने ये वैल्यूज पुटअप कर दी, ये सारी वैल्यू हमने इसकी वैल्यू ये पुटअप कर दी डेल्टा आई में, ये ऑलरेडी था उसमें, ये दोनों आपस में कट गए। अब इसमें हायर टर्म्स को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो डेल्टा आई क्या बनेगा, सिर्फ ये दो टर्म्स भी बन जाएंगी इसमें। तो डेल्टा आई, कैपिटल डेल्टा हमने इस टाइप से लिखा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आई को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। तो डेल्टा आई बराबर डेल्टा ये लिख सकते हैं, तो क्या आ गया x1 to x2 एप्सिलॉन ईटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश dx। अब ईटा डैश जहां भी आता है इंटीग्रल में हम उसका u इंटू वी मेथड से इंटीग्रल करते हैं, ताकि उसमें जो हमारी कंडीशंस है वो भी अप्लाई कर देते हैं हम। इसमें u इंटू वी मेथड से इंटीग्रल करने के लिए हम ईटा डैश को क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन मानते हैं और दूसरे फंक्शन को फर्स्ट। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकेंड, तो u इंटू वी मेथड से हमने इंटीग्रल किया तो ये आ गया, एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। इसमें हम वैल्यूज रखते हैं, अपर लिमिट लगाएं और लोअर लिमिट लगाएं, तो ईटा x2 और ईटा x1 की वैल्यू 0 है, तो ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। अब ये दो स्टेप्स ही रहेंगे सिर्फ हमारे पास, तो इन दोनों में से इंटीग्रल x1 to x2 एप्सिलॉन इंटू ईटा x कॉमन आ जाएगा dx, तो क्या बचेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसमें क्या बचेगा माइनस का साइन d अपॉन dx डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये आ गया। तो डेल्टा आई बराबर ये बन गया। अब एप्सिलॉन नेग्लिजिबल है, ईटा एक्स का फंक्शन है हमारे पास, आर्बिट्ररी फंक्शन है, हमें क्या चाहिए, इसमें आयलर थ्योरम से हमें पता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 होता है ना। आयलर थ्योरम से ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल 0 तो डेल्टा आई 0। तो यही लिखा है यूजिंग आयलर्स थ्योरम डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0, तो इससे डेल्टा आई 0, डेल्टा आई 0, तो डेल्टा आई की वैल्यू पुटअप कर दी तो ये आंसर आ गया। यही प्रूव करना था। तो क्या था हमारे पास, ये आर्टिकल थ्योरम क्या थी, हमारे पास ये इंटीग्रल फंक्शनल एक आई दे रखा था, इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी थी डेल्टा आई बराबर 0। हमने क्या किया, जो आई था वो लिख दिया, फिर हमने क्या किया, मान लिया कि आई में एक छोटा सा वेरिएशन है, मतलब आई में अगर हम छोटी सी चेंजेस कर दें, मतलब आई की जगह डेल्टा आई करें, तो उसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, वाई की जगह वाई बार करेंगे और वाई बार एक्स की वैल्यू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू ईटा एक्स ये हमने सपोज कर लिया। एप्सिलॉन यहाँ पे नेग्लिजिबल स्मॉल कांस्टेंट है और ईटा एक्स एक्स का आर्बिट्ररी फंक्शन है, और जिसके लिए कंडीशन क्या है, ईटा x1 0 और ईटा x2 0। तो आई की जगह आई प्लस डेल्टा आई रखें, तो वाई की जगह वाई बार रिप्लेस करेंगे, तो वाई बार की वैल्यू इसमें हमने ये पुटअप कर दी, तो इससे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमें चाहिए डेल्टा आई, इसलिए हमने सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया। फिर इंटीग्रल के अंदर इस टाइप से कोई अगर फंक्शन है तो उसके लिए हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं, और टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, टेलर सीरीज से इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले एफ में जो जो वेरिएबल्स हैं वो लिख देंगे, प्लस जो हमारे पास वेरिएबल्स के अलावा जो वैल्यूज रह गई वो इंटू एफ का पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर दूसरे की स्टेप से हम डेरिवेटिव करते हैं, प्लस हायर टर्म्स आ जाती हैं। ये वैल्यू हमने डेल्टा आई में पुटअप की, उसके बाद हमने हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट करने के बाद हमने इसमें u इंटू वी मेथड से इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके ये टर्म्स आई, ये आने के बाद दोनों में से कॉमन लिया, उसके बाद आयलर थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू 0 हमने पुटअप की, तो हमारे पास डेल्टा आई क्या आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था। इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 15 पर है, ये एग्जाम्पल हमने छोड़ा था। सॉल्व द वेरिएशनल प्रॉब्लम डेल्टा इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्र वाई डैश का स्क्र प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0, गिवन y1 और y2 बराबर 0। उन्होंने कहा कि इस वेरिएशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। डेल्टा, इस पूरे इंटीग्रल को अगर हम आई मान तो डेल्टा आई बराबर 0 बन रहा है। और अभी हमने सपोज किया, अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की, उसमें हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है आई, तो उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन डेल्टा आई बराबर 0 होता है। मतलब डेल्टा आई बराबर 0 को सॉल्व करने के लिए हम आई की एक्सट्रीमम वैल्यू निकाल लें, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और आई हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्र वाई डैश के प्लस 2y एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो आई की एक्सट्रीमम वैल्यू निकाल ले तो डेल्टा आई बराबर 0 का सोल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा। और आई की एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए क्या होती है, आयलर थ्योरम, आयलर इक्वेशन होती है, और वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन वही है जिसमें हम आई की एक्सट्रीमम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा है, सॉल्व दी वेरिएशनल प्रॉब्लम डेल्टा आई बराबर 0। और वो आर्टिकल हमने अभी किया कि आई की एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा आई बराबर 0। मतलब डेल्टा आई को सॉल्व करना है हमें, तो हम आई के लिए ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें एफ क्या है, ये पूरा फंक्शन हमारे पास एफ है, इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, फिर आयलर
इक्वेशन में पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। फिर उसमें जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं। तो देखो कैसे करेंगे एग्जांपल नंबर 9। तो देखो इसमें f हमारे पास एक्स स्क्र वाई डैश स्क्र प्लस 2xy प्लस 2y स्क्र है, तो इसे डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालें, क्या आएगा 2x प्लस 4y। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालें तो एक्स के इंटू वाई डैश का स्क्र क्या आ जाएगा 2y डैश, तो 2x स्क्र वाई डैश। डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाल लिए। अब आइलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। ये वैल्यूज इसमें पुटअप की 2x प्लस 4y और इसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की 2x स्क्र वाई डैश, ये पुटअप कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या बना, हमें x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करना है। x के रिस्पेक्ट x का भी होगा और y डैश का भी। x के रिस्पेक्ट x का करेंगे तो x स्क्र का 2x, तो क्या बन जाएगा 4x y डैश प्लस 2x स्क्र को कांस्टेंट रखा y डैश का y डबल डैश, तो ये आ जाएगा। अब पूरे में से 2 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्र y डबल डैश माइनस 2x y डैश। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y डबल डैश है, फिर y डैश, फिर y वाली टर्म और x वाली को हम दूसरी साइड ले लेंगे। तो इसमें y डबल डैश वाली टर्म माइनस एक्स स्क्र वाई डबल डैश आ रही है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो दूसरी साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश माइनस 2y बराबर x, ये इक्वेशन आ गई। इसमें देखो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने ऑर्डर का x भी है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 2x डी माइनस 2 इंटू वाई बराबर x। इसमें जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने ऑर्डर का x वेरिएबल भी है मल्टीपल में, मतलब ये क्या है, कॉशीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया। अगर हमारे पास जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उतने ऑर्डर का ही वेरिएबल उसके साथ मल्टीपल में हो तो वो कॉशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती है। और उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, z बराबर log x मानते हैं, मतलब x बराबर e की पावर z मानते हैं। तो z बराबर log x हो और x बराबर e की पावर z हो, तो हमने पढ़ा है कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल डी वाई होता है और x स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र डी इंटू डी माइनस 1y होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुटअप करें एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र, मतलब एक्स के इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स के, क्या होगा डी इंटू डी माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा डी इंटू डी माइनस 1। इसमें 2 इंटू एक्स डी, 2 इंटू डी वाई, 2 इंटू डी माइनस 2 है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन इंटू वाई बराबर एक्स, एक्स की जगह e की पावर z, तो ब्रैकेट ओपन करें तो डी स्क्र माइनस डी प्लस 2d माइनस 2 इंटू वाई बराबर e की पावर z, तो डी स्क्र प्लस डी माइनस 2 इंटू वाई बराबर e की पावर z। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये एफ डी इंटू वाई बराबर क्यू फॉर्म में है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी पहले उसे CF और फिर इसका PI भी निकलेगा क्योंकि इसमें Q है हमारे पास। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्र प्लस एम माइनस 2 बराबर 0। इसके फैक्टर्स किए तो एम स्क्र प्लस 2m माइनस एम माइनस 2 बराबर 0। फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करें तो m की ये वैल्यूज, तो CF क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास z वेरिएबल है तो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। अब z हमने अपनी मर्जी से सपोज किया तो z की जगह क्या आएगा log x या x की जगह e की पावर z। तो हमारे पास e की पावर z है तो इसको हम x लिख सकते हैं, इसको x की पावर माइनस 2, तो CF आ गया x की फॉर्म में। ठीक है, इसी टाइप से हम PI निकालें तो PI 1 अपॉन FD, मतलब FD के फैक्टर्स करें तो क्या आएगा d माइनस 1 और d प्लस 2 इंटू Q e की पावर z, ये आ गया। अब इसमें अगर हमारे पास e की पावर ax की फॉर्म में q है तो हम क्या करते हैं, FD में d की जगह a रिप्लेस करते हैं, e की पावर ax, a मतलब z का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, वो क्या है 1 अगर d की जगह पुटअप करते हैं तो इस पार्ट में 0 बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा। जिसमें 0 बनता है उसमें हम पुटअप नहीं करते, इसलिए d माइनस 1 एज इट रखेंगे, इसमें d की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। तो 1 अपॉन d माइनस 1 इंटू e की पावर z, जिसमें हमारे पास 0 बनता है उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये पहले भी एक क्वेश्चन में आ चुका है, 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r इंटू ई की पावर ए एक्स। तो उसमें क्या आता है x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, x की जगह z है तो क्या आएगा z की पावर r की वैल्यू 1 है तो z की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि ये फॉर्मूला था 1 अपॉन d माइनस ए की होल पावर r इंटू ई की पावर ए एक्स हो तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू ई की पावर ए एक्स। ये फॉर्मूला हमने रीड किया हुआ है। हमारे पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r की जगह 1 है तो इसमें x की पावर r, x की जगह z वेरिएबल है तो z की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू ई की पावर z, ये आ गया। तो PI क्या बन गया, z अपॉन 3 ई की पावर z। अब z क्या था log x और e की पावर z था x, तो क्या आ गया PI x इंटू log x अपॉन 3। तो PI आ गया हमारे पास, तो y क्या बना CF प्लस PI, तो y हमारे पास आ गया ये CF ये PI, तो y आ गया। y में अब हम कंडीशन यूज करेंगे y1 और y2 बराबर 0, मतलब x की पहले वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0, पुट x बराबर 1 y बराबर 0, तो इससे आ गया C1 प्लस C2 बराबर 0। इसमें x की वैल्यू 1 रखो,
log 1 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो C1 प्लस C2 बराबर 0, मतलब C1 बराबर माइनस C2 आ गया। अब दूसरी कंडीशन यूज करें, x की वैल्यू 2 तो y 0, x की वैल्यू 2 रखो इसमें, y की वैल्यू 0, तो 2C1 प्लस C2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 2 log 2, ये आ गया। तो इसमें C1 की जगह माइनस C2 रख दें तो हमारे पास C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8 अपॉन 21 log 2। अब C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू y में अगर हम पुटअप करें तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम i की एक्सट्रीमम निकालते हैं वैसे। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डेल्टा i बराबर 0 दे रखा है ताकि आपको इसमें पता लग जाए कि हमें पता है कि i अगर फंक्शनल है तो उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा i बराबर 0। मतलब डेल्टा i बराबर 0 को सॉल्व करना है तो हमें i को ही सॉल्व करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।